रहीम। हम जो है डिस्कस करने हैं यूएसए हिस्ट्री, उसका आज हमने सेकंड पार्ट करना है। तो जो पहले इवेंट हो चुके हैं या उससे आगे चलते हैं, जो पहले हम जहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं उससे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जी कि 1803 में क्या हुआ। 1803 में जो है फ्रांस जो है उसके अंडर एक रियासत थी जिसका नाम था लुइजियाना। स्टेट का क्या नाम था जी? लुइजियाना। इसको यूएसए जो है उसको परचेज कर लेता है लुइजियाना से। किससे? फ्रांस से परचेज करता है। लुइजियाना स्टेट है। ये आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि लुइजियाना जो है किससे परचेज की यूएसए ने? फ्रांस के साथ। कब की? 1803 की बात है। 1803 की बात है। तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था? थॉमस जेफरसन। कौन था जी? थॉमस जेफरसन प्रेसिडेंट था। उसके बाद फिर 1819 में आ जाते हैं। 1819 में एक और स्टेट होती है जिसका नाम है फ्लोरिडा। क्या स्टेट का नाम क्या है जी? फ्लोरिडा। वही फ्लोरिडा स्टेट है जो बिल्कुल यहाँ पे अटलांटिक ओशन एंड पे है, और उसके बाद जो है वो कैरिबियन कंट्रीज शुरू हो जाते हैं। तो उसको परचेज किससे किया? स्पेन से परचेज किया। कब? 1819 में। ये आपने दो क्वेश्चन याद रखने, दो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या होता है जी? मैक्सिको अमेरिकन वार होती है। क्या होता है जी? यहाँ पे छोटा सा एक मैप बना लेते हैं ताकि साथ साथ जो है ना आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएं। छोटा सा मैप बना लिया हमने, ठीक है। ये यूएसए का मैप है। यहाँ पे स्टेट है फ्लोरिडा, ठीक है। ये मैक्सिको है। अच्छा, उस वक्त ना 1835 की बात है। कब की बात है जी? 1835 की बात है। उस वक्त मैक्सिको की जो रियासतें हैं ये अंदर भी फैली हुई थी इस तरह की। मैक्सिको की यहाँ पे एक रियासत थी जिसका नाम था टेक्सास, ठीक है। 1835 में ये जो टेक्सास स्टेट होती है ये मैक्सिको से सेपरेट हो जाती है। 1835 में जो टेक्सास स्टेट होती है वो किससे? मैक्सिको से क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है 1835 में। तो 10 साल के बाद 1845 में, कब? 1845 में ये जो टेक्सास स्टेट है ये अपने आप को इल्हाक कर लेती है या जम हो जाती है यूएसए में। कब की बात है ये आपने याद रखना, 1835 में। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि मैक्सिको अमेरिकन वार। आप हेडिंग ऊपर दें, मैक्सिको अमेरिकन वार। ये कब हुई? 1846 से 1848 तक, 2 साल ये रही, 1846 से 1848 तक। इसका पीछे बैकग्राउंड क्या था? टेक्सास स्टेट थी मैक्सिको की, 1835 में वो सेपरेट हो गई। 1845 में वो यूएसए का हिस्सा बन गई, वो जम हो गई यूएसए में। तो फिर क्या करता है जी? मैक्सिको जो है अपनी रियासत को वापस लेने के लिए यूएसए से क्या करता है जी? जंग छेड़ देता है। यूएसए से कौन जंग छेड़ता है? मैक्सिको। कब की बात है? 1845 में वो जब इलाहा करती है तो फिर मैक्सिको जो है 1846 में ऐलान जंग कर देता है, ठीक है। 1846 में जो है ये ऐलान जंग कर देता है किसके खिलाफ? यूएसए के खिलाफ।
तो एक जंग स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है? जंग स्टार्ट हो जाती है। तो अच्छा, मैक्सिको की ये 7 जो रियासतें थी, ये थी कैलिफोर्निया, ठीक है। ये अगर आपने पीछे मैप देखो तो ये क्या थी, कैलिफोर्निया स्टेट, और ये यहाँ पे क्या है, कैलिफोर्निया गल्फ है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जिसको हम कहते हैं। तो ये स्टेट थी। अच्छा, फिर इसके साथ एक स्टेट थी जिसका नाम था नवाडा। फिर एक यहाँ पे एक बना लें, यहाँ पे एक स्टेट थी जी एरिज़ोना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये 3 स्टेट कौन कौन सी? कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, और कौन सी तीसरी? नवाडा। ये जो 3 रियासतें होती हैं, ये जो जंग में, ये मैक्सिको का पार्ट होती हैं जंग से पहले, लेकिन जैसे जंग होती है तो यूएस से जो है इनको भी अपने साथ मिला लेता है और कब्जा कर लेता है। यानी कि वो एक रियासत बचाने की बजाय 3 मजीद रियासतें जो है वो क्या है, यूएसए के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया, एरिज़ोना और नवाडा, ये आपने नाम याद रखने हैं, ठीक हो गया। ये कब की बात है? 1848 में ये अंडर चले किसके अंडर चले जाती हैं? यूएसए के। और मैक्सिको ये है जो जंग हार जाता है और यूएसए ये जंग जीत जाता है। तो इस वजह से मैक्सिको और यूएसए के इतने हालात अच्छे नहीं हैं, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है जितना यूएसए है। तो इन्होंने क्या किया, मैक्सिको ने और यूएसए ने, अभी जो करंटली पिछला डोनाल्ड ट्रंप था उसने यहाँ पे बाड़ लगाई ताकि यहाँ के लोग जो है अमेरिका में दाखिल ना हो सके, क्योंकि ये बॉर्डर साथ साथ हैं। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो क्या करते हैं जी, इलीगली जो है यूएसए में एंटर होते हैं मैक्सिको से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, बाड़ लगाई ताकि जो है ना एंटर ना हो सके। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, जो कैलिफोर्निया रियासत है इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। कैलिफोर्निया, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो है अमेरिका की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से ये सबसे बड़ी रियासत है। कौन सी की? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जो है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है। दूसरा ये कि ये किस बैंक पे, देखो इस साइड पे क्या है, अगर ये इसका नक्शा देखें, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, ऊपर क्या है, कनाडा है, और यहाँ पे इसकी एक और स्टेट है अलास्का, ठीक है। और यहाँ पे जो है कैरिबियन सी है, और यहाँ पे क्या है, कैरिबियन कंट्रीज हैं, और कुछ जो है वो टेरिटरीज हैं। अच्छा, लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन ये पूछा जाता है, और ये किस पे किनारे पे है जी? पैसिफिक ओशन पे। और यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, डेथ वैली। डेथ वैली कहाँ पे है, वो भी क्या, डेथ वैली जो है ये भी कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। अच्छा, अब इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका की जो है डीपेस्ट सबसे गहरी वैली है, हॉटेस्ट गर्म तरीन है, ठीक है, और ड्राइएस्ट खुश्क तरीन है। अच्छा, इसकी डीपेस्ट कितनी है, 86 मीटर, ये इसकी डेप्थ है। तो डेथ वैली के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो ये कि पहले ये पूछ सकता है कि डेथ वैली है कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, और ये नॉर्थ अमेरिका की डीपेस्ट वैली पूछ लेता है तो ये डेथ वैली है कैलिफोर्निया में। हॉटेस्ट भी यही है और ड्राइएस्ट भी यही है। इसके बारे में ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका की है।
अच्छा, फिर सिलिकॉन वैली भी इसे कहा जाता है, या साथ जो है सिलिकॉन वैली जो है ये भी कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है सिलिकॉन वैली। ठीक हो गया, ये 3-4 क्वेश्चन थे जो कैलिफोर्निया के बारे में पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं जी। अब इसकी रिपब्लिकन पार्टीज जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, यूएसए के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या थी उस वक्त से, बुनियादी तौर पे वहां पे क्या है जी, 2 पार्टी सिस्टम है। क्या है? 2 पार्टी सिस्टम है, जिनके 2 बड़ी जमातें हैं जो इक़्तिदार में आती हैं। एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है जी रिपब्लिकन पार्टी। ठीक हो गया, एक है जी डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। अच्छा, फिर इसके सिंबल के बारे में वो पूछ सकता है, सिंबल के बारे में वो पूछ सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सिंबल है वो है डंकी, गधा। डी से आप याद रखते हैं, डी से डेमोक्रेटिक पार्टी और डी से डंकी। रिपब्लिकन पार्टी, इसका जो सिंबल है वो है एलिफेंट। ठीक है। अच्छा, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ये बनाई मार्टिन वान ब्यूरो ने। वान ब्यूरो याद रखना। कब? 1828 में। असल में इसकी जो जद्दोजहद है 1820 में स्टार्ट हो गई थी। अब 1820 में, लेकिन ये जब 8 साल लगे इसको मजीद रिकॉग्नाइज होने में, और 1828 में इसकी जो है ना ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई। अच्छा, उसके बरक्स अगर रिपब्लिकन पार्टी देखें तो इसको बनाया किसने? हैमिल्टन ने। और ये कब की बात है? 1854 की, 1854 में। अब ये आप याद रखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कितनी है? 2 है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टी है। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसका सिंबल है डंकी, और जो रिपब्लिकन पार्टी है इसका सिंबल है एलिफेंट। डंकी डेमोक्रेटिक, ये आप याद रखना है। और ये जो इसका जो सरबराह था, या जिसने ये फाउंडर था इस पार्टी का, मार्टिन वान ब्यूरो, 1828 में इसने बनाई। अच्छा, फिर बात करते हैं रिपब्लिकन पार्टी, जिसका सिंबल जो है वो एलिफेंट है, और ये हैमिल्टन ने इसकी बुनियाद रखी 1854 में। अब चलते हैं आगे। ये वाली जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, 1860 में जो है इलेक्शन होते हैं। कब? 1860 में इलेक्शन होते हैं, और जो ये पार्टी है हैमिल्टन की पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, ये इलेक्शन जीत जाती है, ये हार जाती है। रिपब्लिकन पार्टी इलेक्शन जो है हार जाती है, और रिपब्लिकन पार्टी जो है ये इलेक्शन जीत जाती है। तो ये अपना जो है प्रेसिडेंट बनाते हैं पहला, और उसका नाम है इब्राहिम लिंकन। अब इब्राहिम लिंकन की हेडिंग दे, फिर उसको डिस्कस करते हैं। इसको मैं रेज करता हूँ, फिर आगे लिए इब्राहिम लिंकन के बारे में। ठीक है जी, 1861 में ये प्रेसिडेंट बना, और 1865 तक रहा। अब इसके बारे में क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। ये हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट एक प्रेसिडेंट रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ना जो इब्राहिम लिंकन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक नाकाम तरीन शख्स होता है। शुरू में ये लॉ की डिग्री करता है और एक लॉयर बनता है,
लेकिन उसमें क्या हो जाता है जी, नाकाम हो जाता है। लायक बनता है लेकिन ये नाकाम हो जाता है। उसके बाद ये अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेसमैन बनता है, लेकिन उसमें भी क्या हो जाता है जी, नाकाम हो जाता है। फिर इस तरह जाके फिर ये किसी ने मशवरा दिया कि आप जो है ना सियासत में चले जाएं, या ये खुद ही उसके बारे में जो है वो ज़्यादा जुनूनी होता है तो सियासत में कदम रख देता है। तो शुरू में जो है यूनियन काउंसिल का मेंबर बनता है, इनके वो छोटे लेवल से स्टार्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक जो है पॉपुलर लीडर बनता जा रहा होता है। इसके अंदर एक सलाहियत थी कि ये स्पीच बहुत अच्छी करता था। क्या करता था जी? स्पीच बहुत अच्छी कर लेता था। तो इसलिए ये जो रिपब्लिकन पार्टी थी, एक छोटे होते के होने के बावजूद भी इसको मुख्तलिफ जलसों में जब कैंपेन चल रही होती है तो लेके जाते हैं, तो इससे लोग काफ़ी मुतासर होते हैं, इम्पैक्ट पड़ता है इसकी पर्सनैलिटी का। तो फिर जब इलेक्शन रिपब्लिकन पार्टी जीत जाती है तो इसको जो है सदर मुंतखब किया जाता है। तो ये अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे। कौन से नंबर पे? 16वें प्रेसिडेंट। ये पूछा जाता है कि इब्राहिम लिंकन जो है अमेरिका के कौन से सदर हैं, यानी कितने नंबर पे हैं? ये अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट हैं। ठीक हो गया। और क्या पूछा जाता है जी इसमें? अब ये मशहूर क्यों हो गया, अब ये डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे ये अमेरिका का जो है ना मैप है। अमेरिका के जो ऊपर वाली स्टेट्स हैं, इनके हम इसको दो हिस्सों में से डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाली को हम कह सकते हैं कि नॉर्थ यूएसए स्टेट, और ये नीचे वाली को हम कह सकते हैं साउथ यूएसए स्टेट। ठीक हो गया। जो ऊपर वाली थी नॉर्दर्न एरिया था यूएसए का, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थी, इनके वहाँ पे जो है ना इंडस्ट्री ज़्यादा थी। ऊपर वाले एरिया में क्या था? इंडस्ट्री ज़्यादा थी। और नीचे वाले एरिया में क्या था? एग्रीकल्चर ज़्यादा थी। ठीक हो गया। अब इसकी जो साउथर्न स्टेट्स होती हैं यूएसए की, वो ये चाहती हैं कि जो गुलाम हैं उन पे कोई रुकावट न डाली जाए, हम गुलाम खरीदें और फिर जब मन चाहे अपना जितना उससे खेती बाड़ी का एग्रीकल्चर का काम करवाएं। तो ये साउथर्न स्टेट्स ये कहती हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट्स होती हैं, नॉर्थ यूएसए की स्टेट्स होती हैं, वो इंडस्ट्रियल इलाका होता है, वो स्लेवरी के ख़िलाफ़ होती हैं। वो कहती हैं नहीं जी कि उनको जो है मुलाजमत पे रखा जाए, उनको मुनासिब तनख्वाहें दी जाएं और एक जो है लिमिटेड आवर्स में उनसे काम करवाया जाए। यानी कि वो एंटी स्लेवरी होती हैं। जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वो क्या होती हैं? एंटी स्लेवरी होती हैं, गुलामी के खिलाफ। और ये वाली जो स्टेट्स होती हैं ये स्लेवरी के साथ होती हैं। ठीक हो गया। अब ये जो प्रेसिडेंट होता है इब्राहिम लिंकन, ये भी क्या करता है जी? ये इनकी सपोर्ट करता है। इब्राहिम लिंकन जो है किसकी सपोर्ट करता है? जो एंटी स्लेवरी होती हैं। और ये वाला जो है इनका साथ नहीं देता। तो इस वजह से क्या होता है, एक वार छिड़ जाती है, उसको हम सिविल वार कहते हैं। यूएसए में क्या स्टार्ट हो जाता है? सिविल वार स्टार्ट हो जाती है। स्लेवरी के खिलाफ, स्लेवरी और एंटी स्लेवरी जो है ना, एक सिविल वार स्टार्ट हो जाती है 1861 में। तो बहरहाल ये फिर जो है प्रेसिडेंट जो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में 13वीं अमेंडमेंट करता है। कौन सी अमेंडमेंट करता है? 13th अमेंडमेंट। ये पूछा जाता है 13वीं अमेंडमेंट करता है किसमें?
इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में 13वीं अमेंडमेंट करके क्या करता है कि जो स्लेवरी होती है उसको अबॉलिश कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अमेरिका के अंदर स्लेवरी को अबॉलिश किस सदर ने किया? अब्राहम लिंकन ने किया। कौन सी अमेंडमेंट? 13वीं अमेंडमेंट यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस तरह करके जो है ये एक लीडर, बड़ा लीडर बन जाता है। अब्राहम लिंकन जो है ना, एंटी स्लेवरी के का बिल पास करके ये एक बड़ा सदर बन जाता है, बड़ा एक लीडर बन जाता है। तो फिर क्या होता है जी? 1865 में एक सिनेमा हॉल में जो है ये मूवी देख रहा होता है जिसका नाम होता है अमेरिका कुज़ाइन। ठीक है, अमेरिका कुज़ाइन मूवी देख रहा होता है तो उसको कोई एक शख्स जो है ना इसको क्या करता है, शूट कर देता है। तो ये यूएसए का पहला प्रेसिडेंट था जिसको जो है असैसिनेट किया गया। कब किया गया? 1865 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूएसए हिस्ट्री का कौन सा वो प्रेसिडेंट है जिसे सबसे पहले असैसिनेट किया गया? तो अब्राहम लिंकन था। कब किया गया? 1865 में। क्योंकि ये जो है कुछ लोग जो है इसके मुखालिफ थे, क्योंकि वो जो स्लेवरी वाले थे, तो इस वजह से, और इसके साथी भी बहुत सही थे, तो इस वजह से ये क्लैश में आ गया और 1865 में इसको खत्म कर दिया गया। अब आगे चलते हैं क्या किया हुआ। ये था इसके अब्राहम लिंकन के बारे में कुछ क्वेश्चन से जो पूछे जाते थे। अब आगे देखते हैं 1867 में। कब? 1867 में अलास्का स्टेट होती है किसके अंडर? 1867 से पहले रशिया के पास। ये रशिया की स्टेट थी, जिसको कौन खरीदता है? यूएसए परचेज कर लेता है। कौन परचेज करता है कि? यूएसए। 1867 में। अब इसके बारे में एक दो क्वेश्चन याद रखिए। एक तो ये कि ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी स्टेट है यूएसए की, लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। अच्छा, अभी हमने कैलिफोर्निया का पढ़ा था। कैलिफोर्निया जो है ये वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है यूएसए की। और रकबे के लिहाज से स्टेट कौन सी सबसे बड़ी है जी? अलास्का। ठीक हो गया। ये आपने अलास्का के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। अच्छा, ये इसके साथ में कौन सा है? कनाडा लगता है, ये भी आपने याद रखना है। यानी कि इस साइड की साथ में क्या है? कनाडा है। और इसके वेस्ट में क्या है? एक बेरिंग स्ट्रेट है। क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। अच्छा, बेरिंग स्ट्रेट किस किस के दरम्यान में? रशिया और यूएसए के बीच में है। एक साइड पे रशिया है, साइबेरिया का इलाका है। कौन सा है? साइबेरिया। दरमियान में क्या है? बेरिंग स्ट्रेट है जो पैसिफिक ओशन की है। और ऊपर उसके बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर क्या है? ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे क्या है? पैसिफिक ओशन है। ये रशिया और यूएसए को सेपरेट करती है, या अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका, मुख्तलिफ तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये था अलास्का के बारे में जो आपने याद रखना है। अच्छा, अब हेडिंग देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो है
1886 में फ्रांस ने गिफ्ट दिया किसको? यूएसए को। फ्रांस ने क्या दिया? 1886 में फ्रांस ने गिफ्ट दिया किसको? यूएसए को गिफ्ट दिया। तो इसको नस्ब किया गया कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। अच्छा, अब ये है क्या? ये एक मुजस्मा है, एक शख्स है, एक बड़ा सारा शख्स है जी। तो अब उसके जो राइट हैंड है, ये वाला जो राइट हैंड है इसके राइट हैंड में जो है एक टॉर्च थमाई गई। क्या है? टॉर्च है। राइट हैंड में क्या है जी? टॉर्च है। और लेफ्ट हैंड में एक किताब है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। राइट हैंड में उसमें उसके क्या पकड़ाएगी? राइट हैंड में उसके जो है एक टॉर्च है राइट हैंड में। लेफ्ट हैंड में एक बुक है और उस बुक पे लिखा हुआ है 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई 1785 लिखा गया है उस पे। जो स्टेच्यू है 1776 जब इन्हें अमेरिका ने जो है ना आज़ादी हासिल की थी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसकी जो टांगे हैं, इनके पाँव हैं, वहाँ पे जंजीरें हैं, लेकिन वो जंजीरें क्या हैं? टूटी हुई जंजीरें हैं, ब्रोकन क्या चीज़ ब्रोकन? यानी कि आपको आज़ादी मिल गई, गुलामी को ख़त्म कर दिया, ये वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक किस्म की क्या है? टूटी हुई जंजीरें हैं पाँव में, और इसके राइट हैंड में टॉर्च है, लेफ्ट हैंड में एक बुक है जिस पे लिखा हुआ है 4 जुलाई 1776। और ये क्या शो करता है? अमेरिका की आज़ादी को शो करता है। किसको शो करता है जी? अमेरिका की आज़ादी को शो करता है। तो इंडिपेंडेंस डे का। तो ये किसने, ये आप यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह से पूछ सकता है। कब किया? 1886 में। किसने दिया? फ्रांस ने दिया। गिफ्ट दिया जिसको? यूएसए को। न्यूयॉर्क में नस्ब है। अच्छा, उसके राइट हैंड में क्या है? टॉर्च है। लेफ्ट हैंड में क्या है? एक बुक है जिसपे 4 जुलाई 1776 इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए है। और यहाँ पे क्या है? पैरों में क्या है? ब्रोकन चैन है, जो कि क्या शो करती है? ब्रोकन चेन है, जो क्या शो करती है? इनकी आज़ादी को, यानी कि जो जंजीरें थी, जकड़े हुआ था अमेरिका, वो आज़ाद हो गया, ये शो करता है। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की कहानी, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो सारे डिस्कस हो गए। अच्छा, अब वो कुछ रियासतें थी, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये बात है जी 1898 की। कब की बात है? स्पेन के अंडर 1898 में अमेरिका में क्या थी? मुख्तलिफ रियासतें थी, और हम उनका जिक्र कर रहे हैं जो यूएसए ने खरीद ली। कब की बात है? 1898 की। एक रियासत थी जिसका नाम था हवाई। ठीक है। दूसरी एक और रियासत थी जिसका नाम था ग्वाम। एक और रियासत थी प्यूर्टो रिको, कुछ इस तरह करके नाम है। ठीक हो गया, प्यूर्टो रिको, ये इस तरह कुछ करके नाम है। अच्छा, ये तीनों स्टेट्स जो हैं कब खरीदी गई? 1898 में। किसने खरीदी? यूएसए ने। किससे खरीदी? स्पेन से। अच्छा, ये दोनों जो हैं, अच्छा ये कहाँ पे हैं? ये यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये कैरिबियन सी है, यहाँ पे कह लें कि ये हवाई रियासत है। ठीक है, उसके साथ ये ग्वाम रियासत और ये प्यूर्टो रिको जो है, ये स्टेट्स हैं, और ये क्या हैं? आइलैंड्स हैं।
क्या हैं, आइलैंड्स हैं। अच्छा, हवावे के क्या हुआ 1959 में, हवावे ने जो है अपना जो है जम कर लिया, यूएसए को एक्सेप्ट कर लिया, उसी में शामिल हो गई। कब से 1959, और ये अभी तक जो है यूएसए में शामिल होने वाली 50वीं रियासत है। और इसके बाद जो है अभी तक कोई रियासत जो है वो यूएसए में शामिल नहीं हुई 1959। तो फिर इस वजह से 50 स्टार्स हैं यूएसए फ्लैग में, यानी कि जब अपडेट हुआ लास्ट टाइम 1960 में अपडेट हुआ इनका फ्लैग यूएसए का, पहले 49 स्टार्स थे, अब 50 स्टार्स हैं, 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इनका क्या है, ग्वाम और पेट, ये दोनों स्टेट्स जो हैं अभी तक क्या हैं, यूएसए के अंडर हैं और टेरिटरी हैं, यानी कि कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री का हिस्सा नहीं है और ना ही ये इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। जिस तरह हमारा कश्मीर है वो भी एक टेरिटरी है, तो इस तरह ये ग्वाम और पुर्टो रिको जो है 1898 से लेके अब तक जो हैं ये गुलाम रियासतें अमेरिका के अंडर हैं। और हवाई ने जो है ये जो है उसमें यूएसए में शामिल हो गया। अभी तक ये दो रियासतें जो हैं ये शामिल नहीं हुई। अच्छा, फिर बात करते हैं फिलिपाइन की। फिलिपाइन जो है ये कंट्री है एशिया में, ठीक है। तो इस पे कब्जा था किसका, यूएसए का। किसका कब्जा होता है जी, यूएसए का कब्जा होता है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी जाती है 1942 में। 1942 में इस पे कब्जा कर लेता है जापान। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है तो फिलिपाइन पे कौन कब्जा कर लेता है जी, जापान कब्जा कर लेता है। तो इस तरह करके वहां पे किसकी फौज होती है, एक तो फिलिपाइन की अपनी कुछ आर्मी होती है और यूएसए की आर्मी, ये दोनों मिलके जो है फिर जापान के खिलाफ लड़ती हैं और जापान को भगा देती हैं और भगाने में कामयाब हो जाती हैं। तो इस तरह करके फिलिपाइन जो है फिर जब आज़ाद होता है जापान से, इनके जापान की फौज को निकालता है, उसके बाद यूएसए की फौज बची होती है वो भी इनको छोड़ के चले जाती हैं और ये एक आज़ाद कंट्री बन जाता है। कब, 4 जुलाई 1946, ठीक है। 4 जुलाई कब इनको आज़ादी दी जाती है, 4 जुलाई 1946 को। और याद रखें कि अमेरिका भी 4 जुलाई 1776 को जो है आज़ाद हुआ था और फिलिपाइन को भी आज़ादी यूएसए से कब मिलती है, 4 जुलाई 1946 को। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो अच्छा, इसके साथ साथ जो है अमेरिका की जो है इजादात भी हो रही होती हैं, तरक्की भी अमेरिका साथ साथ कर रहा होता है। तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 1876 में ग्राहम बेल ने जो है क्या इन्वेंट किया, पहली दफा टेलीफोन इन्वेंट किया और ये अमेरिका का था। अच्छा, फिर 1903 में राइट ब्रदरान ने पहला जो है जहाज बनाया, ठीक है। राइट ब्रदर्स ने पहला जहाज कब बनाया, 1903 में। अच्छा, पहला जो ऑफिशियल एयरपोर्ट बना 1920 में बना और ये जो है यूरोप की कंट्री नेदरलैंड में, ठीक है। दोबारा देख लें, 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद किया, 1903 में राइट ब्रदर्स ने क्या किया, जहाज जो है वो बनाया और नेदरलैंड 1920 में पहले जो है एयरलाइन बनी। इस तरह करके ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो यहाँ पे जो लास्ट कंट्री, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं और यहाँ पे जो लास्ट कंट्री है वो है पनामा। अच्छा, पनामा के बाद जो है यहाँ पे, पनामा के बाद यहाँ पे कौन सा स्टार्ट हो जाता है,
साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इस साइड पे क्या है जी, साउथ पैसिफिक ओशन है, इस साइड पे साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो एक क्या है, नहर बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, नहर बनाई जाती है, जिसको पनामा कनाल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पनामा कनाल। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 1903 में शुरू हो जाती है और 1914 में जाके कंप्लीट होती है। और ये पनामा के साथ अमेरिका बनवाता है। कौन बनवाता है, अमेरिका बनवाता है। और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1903 यानी कि 1914 से लेके कब से बनी है 1999 तक जो है ये यूएसए के अंडर रहेगी, और उसके बाद जो है इसको पनामा के हवाले कर दिया जाएगा। दोबारा सुने, 1903 में स्टार्ट हुई पनामा कनाल बनना और 1914 तक बनी। अच्छा, ये पनामा कनाल क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को सेपरेट करती है, और उधर से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करती है, ठीक है। या फिर इस तरह पूछ सकता है कि पनामा को सेपरेट करती है। यहाँ पे कंट्री है, साथ में जो है कोलंबिया कंट्री है, ठीक है, और उसके साथ उनको क्या करती है, सेपरेट करती है पनामा और कोलंबिया को, ठीक है। तो 1914 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है और इसको जो है यूएसए के अंडर रखा जाता है। कब तक, 1999 तक, और 1999 के बाद इसको पनामा के हवाले किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है, उसको हम डिस्कस करेंगे अलहदा से, एक लेक्चर बनाऊंगा। वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक, इस पे एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, और उसके बाद फिर यूएसए हिस्ट्री आगे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।